नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो पोलर कर्व है, जो ध्रुवीय वक्र है, उनको बनाया कैसे जाता है। जैसे कार्तीय वक्र होते हैं, उनके लिए कुछ स्टेप थे, सममिति चेक करते थे, आप मूल बिंदु निकालते थे, अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते थे। तो यहाँ जो जब वक्र जब है वो आर और थीटा के रूप में होगा, जब ध्रुवीय रूप में होगा, तो आपके पास क्या क्या चीजें होंगी जो आपकी मदद करेगी ग्राफ को बनाने में। तो यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स होंगे। जब आपका वक्र ध्रुवीय रूप में होगा तो भी आपके पास कुछ चीजें होंगी। नंबर एक, जैसे पहले में सममिति होती थी, यहाँ भी आपको सममिति मिलेगी, यहाँ भी आपको सममिति की मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सममिति वो ऐसे नहीं होगी एक्स एक्स वाली है, वाई एक्स वाली, क्योंकि यहाँ तो एक्स एक्स वाई एक्स है ही नहीं। क्योंकि यहाँ तो जो समीकरण है वो तो आर और थीटा के रूप में, तो जब समीकरण आर और थीटा के रूप में है तो फिर यहाँ तो वो मदद मिलने वाली नहीं है कि एक्स एक्स के प्रति सममित है, वाई एक्स के प्रति सममित है, और यहाँ एक्स वाई होंगे ही नहीं। तो आप कैसे पता चलेंगे कि एक्स एक्स के प्रति सममित है या वाई एक्स के प्रति सममित है? तो यहाँ वो नहीं होगा। यहाँ पे कुछ अलग चीजें होंगी, उससे थोड़ी सी अलग होंगी। यहाँ नंबर एक ये होगा कि प्रारंभिक रेखा के प्रति सममिति, प्रारंभिक ये जो 0 डिग्री वाली रेखा होती है उसके प्रति, प्रारंभिक रेखा के प्रति सममिति, के प्रति सममिति। तो प्रारंभिक रेखा के प्रति सममिति में क्या होगा, आप थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखना है और देखना है क्या कोई परिवर्तन आता है। यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है, यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वक्र प्रारंभिक रेखा के प्रति सममित है। सममिति कैसी नजर आएगी? जो आपको 0 डिग्री वाली लाइन है, मतलब जो ध्रुव है, ये ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा थी, इस रेखा का नाम था प्रारंभिक रेखा। अगर ये ध्रुव है तो इससे मिलाने वाली जो रेखा थी इसका नाम था प्रारंभिक रेखा। आगे भी बना लीजिए, पीछे भी बना लीजिए। इस रेखा के ऊपर और नीचे का ग्राफ एक जैसा होगा, इसके ऊपर जो बनेगा वैसा ही इसके नीचे बनेगा। प्रारंभिक रेखा जो है वो दर्पण का काम करेगी, यानी प्रारंभिक रेखा से ऊपर और प्रारंभिक रेखा से नीचे आपका ग्राफ बिल्कुल एक जैसा होगा। जैसा ऊपर है वैसा का वैसा ही आपका नीचे होगा। ठीक है, नंबर 2 आगे अगले पे आ जाते हैं। प्रारंभिक रेखा के प्रति सममिति 90 डिग्री वाली रेखा के प्रति सममिति, 90 डिग्री, थीटा बराबर पाई बाई 2, यानी वाई एक्स जिसे हम कहते थे पहले, थीटा बराबर पाई बाई 2 वाली रेखा के प्रति सममिति, के प्रति सममिति। इसमें क्या करना होगा आपको, जो थीटा है उसको रिप्लेस करना होगा पाई माइनस थीटा से। रिपीट कर रहा हूँ, थीटा को रिप्लेस करना होगा पाई माइनस थीटा से। ये रखना है और देखना है चेंज और नो चेंज, बदलाव आता है या नहीं आता। तो अगर बदलाव आता है तो भाई कोई सममिति नहीं है, कोई सममिति नहीं है। और अगर नो चेंज आता है तो ये 90 डिग्री वाली जो रेखा है सममिति है। मतलब आपकी जो 90 डिग्री वाली लाइन थी ये थी, इस लाइन को 90 डिग्री वाली जो ध्रुव होता है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाओ आप। इस रेखा के प्रति, इस रेखा के दोनों तरफ ग्राफ एक जैसा होगा, इस रेखा के बाईं तरफ और दाईं तरफ एक जैसा होगा। तो याद रखिए यहाँ एक्स एक्स वाई एक्स नहीं होते। हाँ कह सकते हो आप एक्स एक्स वाई एक्स, लेकिन रफ कहलाएंगे क्योंकि जहाँ एक्स एक्स वाई एक्स होते नहीं है, यहाँ एक्स एक्स वाई एक्स नहीं होते, है ना। यहाँ तो होते हैं प्रारंभिक रेखा, ये प्रारंभिक रेखा, इस रेखा का नाम है 90 डिग्री वाली रेखा। तो प्रारंभिक रेखा के प्रति सममिति, 90 डिग्री वाली रेखा के प्रति सममिति। तो ये 2 सममितियां होगी। नंबर 3, तीसरी, ध्रुव के प्रति सममित, ध्रुव के प्रति सममित। अगर आर की, यदि आर की घातें सम है, अगर आर की घातें सम है, आर की जो घात है अगर पूरे सवाल में सम है, मतलब जहां जहां भी आर आ रहा है उस पर 2 पावर 4 पावर 6 पावर अगर आ रही है, 1 पावर 3 पावर 5 पावर नहीं आनी चाहिए, सम घातें आनी चाहिए। अगर आर के ऊपर सम घातें आ रही है तो फिर वो ध्रुव के प्रति सममित है। और ध्रुव के प्रति सममित होने का मतलब बेटा ये है कि ये जो ध्रुव है इसके दाएं से बाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ एक जैसा होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ग्राफ एक जैसा होगा। समझे? जैसे यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट है, अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो इसके जस्ट अपोजिट भी यहाँ एक पॉइंट होगा। अगर यहाँ एक पॉइंट है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी एक पॉइंट होगा। यानी ग्राफ जैसा क्लॉकवाइज नजर आएगा वैसा का वैसा एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। सपोज कीजिए, मानिए कि आपका ग्राफ ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये देखिए, ये मैंने क्लॉकवाइज बना, एंटी क्लॉकवाइज बनाया, तो ऐसा का ऐसा ग्राफ क्लॉकवाइज भी बनेगा, सेम टू सेम यही ग्राफ आपका क्लॉकवाइज भी नजर आएगा। जैसा का जैसा एंटी क्लॉक बना है वैसा का वैसा क्लॉकवाइज चलेगा। इसे कहते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो पॉइंट आपको यहाँ मिला है उसके जस्ट अपोजिट भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसे ये पॉइंट दूर मिला है तो इसके यहाँ पे भी आपको एक बिंदु और मिलेगा जो उससे दूर होगा। ये ऐसे देखो, ये रहा, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे एक्स को काट रहा है, इसके जस्ट अपोजिट आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। ये दूरी पे, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। वो ग्राफ आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसके लिए अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट हो गया। तो वैसे यूं मानिए कि आपने ग्राफ को घुमा दिया, आपने फ्लिप कर दिया,
जैसे फ्लिप करते हैं ना, घुमाते हैं ना, ग्राफ को घुमा दिया, तो ये होता है आर के प्रति सममिति, मतलब ध्रुव के प्रति सममिति। जितनी दूरी पर जितने बिंदु यहाँ होंगे, अब आप देख सकते हैं कि जो बिंदु अगर आपको यहाँ मिल रहा है, अगर यहाँ बिंदु मिल रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट आपको यहाँ एक बिंदु मिलेगा। यानी वही ग्राफ क्लॉकवाइज और वही ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी ग्राफ के दो हिस्से होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ग्राफ को क्लॉकवाइज घुमा के देखिए और ग्राफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखिए, ग्राफ एक जैसा होगा। इसे कहते हैं ध्रुव के प्रति सममिति। फिर अगला पॉइंट, ये तो क्या सममितियों वाला। सममिति के बाद में मूल बिंदु से गुजरता है, लेकिन यहाँ मूल बिंदु से नहीं, यहाँ नाम आता है ध्रुव से गुजरता है, नहीं गुजरता। अगर अभी ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ तो जैसे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका कि ये ध्रुव के प्रति सममिति क्या होती है। चलिए, फिर ध्रुव से गुजरता है या नहीं गुजरता, आर का मान 0 रख के देखिए, क्योंकि अगर ध्रुव से गुजरेगा तो ध्रुव पे होगा, ध्रुव पे होगा तो आर का मान 0 होगा, क्योंकि दूरी ध्रुव से ही नापी जाती है। आर का मान कहाँ से आता है, ध्रुव से, और अगर आप ध्रुव से ही नाप रहे हो तो आर 0 है। तो आर का मान 0 रख के बेटा थीटा निकाल के देखिए। आर का मान 0 रखने पर अगर थीटा आ जाता है, या तो आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब थीटा आ ही नहीं रहा है, या तो प्राप्त होगा या प्राप्त नहीं होगा। अगर प्राप्त होता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका ग्राफ ध्रुव से जाएगा। प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका ग्राफ ध्रुव से नहीं जाएगा। ये जवाब मिल जाएगा कि वो ध्रुव से जाएगा अन्यथा नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, मूल बिंदु, ये तो सॉरी ध्रुव तो हो ही गया। उसके बाद में अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियों का झंझट यहाँ नहीं होता। जो ध्रुव वक्र होते हैं उनमें अनंत स्पर्शियां नहीं होते, क्योंकि ध्रुव अनंत स्पर्शियां निकालने का जो तरीका है वो हमने कार्तीय के लिए पढ़ा है, ध्रुव के लिए नहीं पढ़ा। तो अनंत स्पर्शियां हमारे यहाँ कोई काम की नहीं है, क्योंकि अनंत स्पर्शी है। अगर किसी वक्र की कोई अनंत स्पर्शी है भी तो भी आप ध्रुव में नहीं निकाल सकते, क्योंकि ध्रुव वाला जो पार्ट है, पोर्शन जो है वो हमारे हिस्से में ही नहीं है, हमारे इन किताबों में कहीं नहीं है। इस पूरी किताब में आप उठा लीजिए, गोखरू वाले में कहीं भी ध्रुवीय अनंत स्पर्शी जो है, होती है ध्रुवीय अनंत स्पर्शी, ऐसे नहीं कि नहीं होती, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होती, होती है, लेकिन ध्रुवीय अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात करते हैं ये टॉपिक ही हमारे बुक्स में है ही नहीं, इस वजह से ये निकालना हमें नहीं आता। और अधिकतर जो वक्र हमें दिए गए होंगे आप वो भी देखिएगा, ज्यादातर वक्रों में ध्रुवीय अनंत स्पर्शियां है ही नहीं, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, अगर बनानी हो, फिर भी अगर आपको अनंत स्पर्शियां आपके वक्र में है और बनानी है तो फिर एक काम करना होता है कि जो ध्रुवीय वक्र होता है अनंत स्पर्शियां निकालने के लिए, आपका जो ध्रुवीय वक्र होता है उसे कार्तीय में चेंज करते हैं। ऐसा हमें करना पड़ेगा, कई ग्राफ में ऐसा करना पड़ेगा कि ध्रुवीय से कार्तीय में आएंगे और कार्तीय में आके फिर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो तो अनंत स्पर्शियां ही है, वो चाहे ध्रुवीय में चाहे कार्तीय में, तो ध्रुवीय से कार्तीय में आके फिर ज्ञात करेंगे। इस तरीके का तरीका अपनाएंगे। ये तीसरा स्टेप होगा जो कि बेकार है, कोई काम का नहीं है हमारे, कोई कोदो का ग्राफ में काम आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, उसके बाद में क्षेत्र, क्षेत्र में आपको देखना होगा ग्राफ कौन से हिस्से में है और कौन से हिस्से में नहीं है। ठीक है, ये सारा स्टेप होगा। तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ज्यादातर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आने वाला है वो अभी आने वाला है कि इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सारणी, मतलब टेबल। जो टेबल है ना वो सबसे बड़ा रोल अदा करती है। आप टेबल बनाएंगे, टेबल ही आपके ग्राफ को बनाने में मदद करेगी, मोटा मोटा काम आपका टेबल ही करेगी। आप एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, ज्यादातर क्वेश्चनों में टेबल बना रखी होगी, क्योंकि इनमें जो टेबल होता है, अभी जो मैंने आपको कंप्यूटर के थ्रू जो ग्राफ दिखाए थे लास्ट लेक्चर में, तो गौर करिएगा वो सारे टेबल से बने हुए हैं, वो सब इन स्टेप से नहीं बने थे। कंप्यूटर का स्टेप क्या पता, कंप्यूटर क्या समझता है, आपकी तरह थोड़ी समझता है सारणी बनानी है, क्षेत्र ज्ञात करना है ना, उसके बाद दिमाग थोड़ी है, उसको टेबल बनानी आती है। वो थीटा का मान रखता जाएगा और आर का मान निकालता जाएगा और उनको ग्राफ में डालता जाएगा। देखा होगा आपने, उसने वैसे नहीं किया, आपको लगा इतनी तेजी से कैसे बनाते हैं, इतनी तेजी से, कंप्यूटर की स्पीड तो है ही, वो तो लाइट की स्पीड से काम करता है, तो उसने फटाफट कैलकुलेशन कर लिया, उसने थीटा के मान रखने शुरू कर दिए। आपने थीटा के मान 0 से लेकर पाई तक बताए, 360 तक, उसने 1 डिग्री पे आर का मान, 2 डिग्री पे आर का मान, 3 डिग्री पे आर का मान दिख लिया, उनको प्लॉट कर दिया, मिला दिया, बस ग्राफ बन गया। तो वो हमारी तरह ग्राफ नहीं बनाता ऐसे क्षेत्र वाइज, ऐसे टॉपिक वाइज, वो तो बस थीटा का मान रखता है, आर का मान निकालता है, टेबल तैयार करता है, उसे ग्राफ डाल देता है, बस। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।